आज हम वेनिस और असंभव को संभव बनाने वाली मध्ययुगीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अस्थिर दलदल और चारों ओर खारे पानी के बीच पत्थर और ईंटों से बने पूरे शहर को कैसे टिकाया जा सकता है? कल्पना कीजिए उस चुनौती की जब आपको शानदार महलों और भव्य गिरजाघरों को ऐसी जगह पर खड़ा करना हो जहां जमीन सिर्फ कीचड़ और नरम मिट्टी से बनी हो और कोई ठोस आधार नजर ना आता हो। मध्यकालीन दौर के निर्माणकर्ताओं ने बिना प्रबलित कंक्रीट, आधुनिक क्रेन या उन्नत भूवैज्ञानिक अध्ययन के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से एक को कैसे खड़ा कर दिया। आज हम वेनिस के रहस्यों में उतरेंगे ताकि समझ सकें कि किस तरह इंजीनियरिंग ने एक असंभव से शरण स्थल को मजबूती और रचनात्मकता की एक ऐसी उत्कृष्ट कृति में बदल दिया जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से समय की कसौटी पर खरी उतरती आ रही है। लेकिन वेनिस के पीछे की प्रतिभा को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, खासकर साल 452 में। उस समय इटली प्रायद्वीप को मुख्य रूप से अट्टिला हूण के नेतृत्व में बर्बर आक्रमणों के आतंक का सामना करना पड़ रहा था। जब मुख्य भूमि के शहरों को लूटा और नष्ट किया जा रहा था, तब स्थानीय लोग शरण की तलाश कर रहे थे। एकमात्र ऐसी जगह जहां घुड़सवार सेनाएं नहीं पहुंच सकती थीं, वे थीं कीचड़ से भरी द्वीपें और वेनिस की लैगून के दलदल, जो कुछ एक अस्थायी शिविर के रूप में शुरू हुआ था जहां मछुआरे और हताश शरणार्थी रहते थे, वही आगे चलकर एक समुद्री शक्ति की नींव बन गया। हालांकि उन कीचड़ भरे द्वीपों को एक महानगर में बदलने के लिए वेनिस वासियों को ऐसी इंजीनियरिंग तकनीकें इजाद करनी पड़ी जिन्हें उस पैमाने पर पहले कभी नहीं आजमाया गया था। समुद्री क्षरण और जमीन की अस्थिरता का उन्होंने शानदार तरीके से सामना किया। वेनिस में निर्माण करने के लिए पहली और सबसे बड़ी बाधा थी ठोस जमीन की कमी। मध्यकालीन इंजीनियरों द्वारा खोजा गया समाधान जितना सरल था उतना ही साहसी भी था। उन्होंने अपनी खुद की ठोस नींव बनाने का फैसला किया। लैगून के तल में लाखों लकड़ी के खंभे गाड़ दिए। ये खंभे, जो मुख्य रूप से ओक और लार्च के बने थे, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के जंगलों से लाए जाते थे। इन्हें सतही कीचड़ की परत के पार गाड़ा जाता था जब तक कि वे एक बहुत ही घनी और ठोस मिट्टी की परत तक नहीं पहुंच जाते, जिसे कारम कहा जाता है। और आप जो सोच सकते हैं उसके विपरीत लकड़ी सदियों बीतने के बावजूद सड़ी नहीं। चूंकि खंभे पूरी तरह से पानी में डूबे और कीचड़ में दबे हुए हैं, उनका ऑक्सीजन से कोई संपर्क नहीं होता, जिससे सड़न पैदा करने वाले फफूंद और बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। समय के साथ खनिजों से भरपूर पानी के लगातार प्रवाह ने लकड़ी को खनिजीकरण की प्रक्रिया से गुजारा, जिससे वो पत्थर जितनी मजबूत और कठोर हो गई। इन उल्टे खंभों के जंगल पर वेनिस के लोग 2 परत लकड़ी की तख्तों की रखते थे और फिर उस पर स्त्रियां पत्थर की एक परत बिछाते थे। ये पत्थर एक तरह का जल रोधक चूना पत्थर है जिसे स्त्रिया प्रायद्वीप से निकाला जाता है। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये खारे पानी को नहीं सोखता, जिससे ये एक इंसुलेटिंग बाधा का काम करता है जो नमी को ऊपर की दीवारों की ईंटों तक पहुंचने से रोकता है। इस संक्रमण परत के बिना केशिका क्रिया कुछ ही वर्षों में नमक के क्रिस्टलीकरण के कारण संरचनाओं को नष्ट कर देती। ये सोचना बहुत ही रोचक है कि उदाहरण के लिए सेंटा मारिया देला सालूते की बेसिलिका 10 लाख से भी ज्यादा लकड़ी के खंभों पर टिकी हुई है, जो आज भी अपनी संरचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इतनी विशाल संरचना के सामने क्या आपको लगता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग इसी नींव को बनाने के लिए लकड़ी के अलावा कोई और सामग्री चुनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लोगों की राय बटी हुई है, लेकिन एक बात तो तय है, इंजीनियरिंग में अगर नींव मजबूत और अच्छी तरह से योजनाबद्ध नहीं हो तो उसके ऊपर जो कुछ भी बनाओ वो टिकेगा नहीं। वेनिस की बात पर लौटते हैं।
अब जब नींव तैयार हो गई थी, तो अगली चुनौती थी ऊपरी संरचना का वजन। वेनिस में हर किलो मायने रखता है और इसी वजह से सामग्री का चयन रणनीतिक रूप से किया गया। जब बाकी यूरोप ठोस पत्थर से विशाल गिरजाघर बना रहा था, वेनेजियाई लोगों ने ईंट का चयन किया, जो काफी हल्की होती है। इसके अलावा इमारतों की ऊंचाई को सख्ती से सीमित किया गया था, ताकि जमीन के अत्यधिक धंसने से बचा जा सके। इन ईंटों को जोड़ने के लिए वे एक विशेष चूने की गारे का इस्तेमाल करते थे, जो कुछ हद तक लचीली रहती थी। ये विशेषता बहुत जरूरी थी, क्योंकि लैगून की जमीन लगातार हिलती और बैठती रहती है, और अगर संरचना बहुत कठोर होती तो वो टूट जाती और गिर जाती। लचीलापन इमारत को सांस लेने और जमीन की सूक्ष्म हलचलों के अनुसार खुद को ढालने की अनुमति देता था, जिससे उसकी समग्र मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक और महत्वपूर्ण नवाचार था क्रॉस निर्माण पैटर्न में लोहे की बांधने वाली छड़ों का इस्तेमाल। चूंकि वेनिस के महलों के मुखौटे में आमतौर पर बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, ताकि रोशनी अंदर आ सके और दीवारों का वजन कम हो, इसलिए संरचना दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखती थी। इस ताकत का मुकाबला करने के लिए इंजीनियर इमारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोहे की छड़ें लगाते थे, जो बाहरी दीवारों को फर्श की लकड़ी की बीमों से जोड़ देती थी। यह प्रणाली एक सुसंगठित संरचनात्मक ढांचा बनाती थी, जो भार को समान रूप से वितरित करती थी। परिणाम स्वरूप एक ऐसी वास्तुकला बनती है जो तैरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह तनावों और संतुलनों की एक जटिल प्रणाली है। मूल रूप से वेनिस अलग अलग द्वीपों का एक द्वीप समूह था, जहां परिवहन केवल नावों के माध्यम से किया जाता था। जनसंख्या और व्यापार के बढ़ने के साथ इन द्वीपों को स्थायी रूप से जोड़ने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले पुल लकड़ी के बने होते थे और उनमें घोड़ों के गुजरने में आसानी के लिए नीची सीढ़ियां होती थी, क्योंकि 14वीं सदी तक शहरों में घोड़े आम थे। हालांकि लकड़ी को अत्यधिक नमी के कारण लगातार रख रखाव की आवश्यकता होती थी। पत्थर के पुलों की ओर बदलाव ने शहरी इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग को दर्शाया। सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण रियाल्टो पुल है, जिसे 1591 में पूरा किया गया था। उस समय के कई वास्तुकारों, जिनमें प्रसिद्ध माइकल एंजेलो भी शामिल थे, को संदेह था कि ग्रैंड कैनाल की अस्थिर जमीन पर इतना बड़ा पत्थर का पुल टिक पाएगा। संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए वास्तुकार एंटोनियो दा पोंटे ने रियाल्टो के लिए एक असाधारण नींव तैयार की। पुल के प्रत्येक ओर 12,000 लकड़ी के खंभे गाड़े गए, ताकि एकल पत्थर के मेहराब को सहारा मिल सके। यहाँ की इंजीनियरिंग केवल ऊर्ध्वाधर भार को सहारा देने के बारे में नहीं थी, बल्कि इतने चौड़े मेहराब द्वारा किनारों पर डाले जाने वाले पार्श्व दबाव का भी सामना करने के बारे में थी। समाधान यह था कि खंभों को तिरछा लगाया गया और एक सीढ़ी नुमा आधार बनाया गया, जो ताकतों को प्रभावी ढंग से जमीन की ओर निर्देशित करता था। आज भी ये पुल वेनिस की तकनीकी साहसिकता का प्रमाण है, जो हर दिन हजारों पर्यटकों का भार सहन करता है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, क्योंकि चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही थी। वेनिस एक क्रूर विडंबना का सामना कर रहा था। वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, लेकिन उसकी जमीन पर पीने योग्य एक भी बूंद मीठा पानी नहीं था। चूंकि लैगून के नीचे का जलभृत खारा है, वेनिस वासियों को अपनी चौकों को, जिन्हें कैंपो कहा जाता है, विशाल वर्षा जल संग्रहण और छानने की प्रणालियों में बदलना पड़ा। हर चौक को हल्की ढलान के साथ पत्थर की जालियों की ओर बनाया जाता था, जो कोनों में स्थित होती थी। फर्श के नीचे एक विशाल टंकी होती थी, जिसे जलरोधी मिट्टी की परत से ढका जाता था, ताकि समुद्र का खारा पानी अंदर ना आ सके और मीठा पानी बाहर ना निकल सके। इस टंकी को अलग अलग दानेदार आकार वाली रेत की परतों से भरा जाता था, जो प्राकृतिक फिल्टर का काम करती थी। बारिश का पानी इन टंकियों में बहकर आता था।
रेत से होकर गुजरता था जो गंदगी को रोक लेती थी, और फिर यह पानी बीच में इकट्ठा हो जाता था जहां कुएं होते थे, जिन्हें वेरा डी अपोसो कहा जाता था। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि वेनिस में 600 से अधिक सार्वजनिक और निजी कुएं थे, जिससे अपने चरम पर 1,50,000 से अधिक लोगों की आबादी का जीवित रहना सुनिश्चित होता था। इन फिल्टरों का रखरखाव राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था और पानी इकट्ठा करने वाले क्षेत्रों के पास किसी भी प्रकार के प्रदूषण को सख्त कानूनों के तहत प्रतिबंधित किया गया था। यह एक निष्क्रिय हाइड्रोलिक अभियांत्रिकी थी जो केवल गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आधुनिक शहर की लॉजिस्टिक्स कैसी होती अगर हमें पूरी तरह से अपनी चौकों की जमीन से छनकर आई बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता? और ऐसे हालात में सीवेज सिस्टम से कैसे निपटा जाता? एक घनी आबादी वाले शहर में जहां कचरा सोखने के लिए जमीन नहीं है, कचरे का प्रबंधन एक बहुत बड़ा स्वच्छता संबंधी चुनौती था। वेनेजियाई समाधान यह था कि सीवेज सिस्टम को लैगून की प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने ईंटों से बने भूमिगत सुरंगों का एक जाल बनाया जिन्हें गाटोली कहा जाता है। ये सुरंगें घरों से कचरा इकट्ठा करती थी और उसे नहरों तक ले जाती थी। इस प्रणाली की कुशलता का रहस्य खुद सुरंगों में नहीं बल्कि ज्वार भाटे की घटना में था। दिन में 2 बार ऊंचा ज्वार शहर में आता था, एड्रियाटिक समुद्र से साफ खारा पानी लाता था और नीचा ज्वार पानी को बाहर ले जाता था। उसके साथ कचरा भी खुले समुद्र में ले जाता था। कचरे के भौतिक परिवहन के अलावा खारा पानी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करता था, जिससे उन बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद मिलती थी जो अन्य यूरोपीय मध्ययुगीन शहरों को कहर ढाती थी। वेनेशियाई लोग इस चक्र को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए कि नहरें कभी अवरुद्ध न हो, ताकि शहर के फेफड़े लगातार सांस लेते रहें। ये मानव बुनियादी ढांचे और प्रकृति के चक्रों के बीच एक आदर्श सहजीवन था। आधुनिक जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद ये मूल प्रणाली अभी भी ऐतिहासिक केंद्र की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमें इस और कई अन्य प्रकार की सामग्री यहां प्लेटफॉर्म पर बनाने में मदद करना चाहते हैं तो सदस्य बनने पर विचार करें और हमें कॉफी और चीज ब्रेड के खर्चे से मदद करें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र किया जाएगा। क्या आप करियर में आगे बढ़ना या नई तकनीकी स्किल सीखना चाहते हैं? क्यूआर कोड या विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सुझाए गए सभी कोर्सों वाला एक पेज देखें जिन्हें हम सुझाते हैं। लेकिन अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इन मध्ययुगीन इंजीनियरिंग समाधानों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा चतुर लगा और ये आज 21वीं सदी में भी हमें इतना हैरान क्यों करता है? अपना जवाब यहां कमेंट्स में दें और चलिए इस पर बातचीत करते हैं। यहां 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं जिन्हें देखकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। ये इंजीनियरिंग प्रेमियों के लिए है। प्यार सहित अगले वीडियो में मिलूंगा।